हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, जो कि हमारे क्वेश्चंस नहीं है, जो कि हम समझेंगे आज के बायोलॉजी में सेल क्या होते हैं, कोशिका क्या होती है, कैसे बनते हैं और उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होते हैं, उस सेल की खोज किसने की थी, मतलब कि जो कोशिका उसकी खोज किसने की थी, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, और जीव विज्ञान के फादर्स किसे कहते हैं, जनक किसे कहा जाता है। आज हम ये सब क्वेश्चन देखने वाले, तो आज का वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन देखेंगे। आपको हर एग्जाम्स में इसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो बिना देरी के हम आज का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और अच्छे से हम समझेंगे, और जहाँ आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आ जाइए। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जो सजीव होते हैं, जिसमें जान होती है, जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, भोजन, तो उसे हम क्या कहते हैं, सजीव। तो सजीव का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जो जनक है अरस्तु है। तो अरस्तु जी को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक, क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान की मतलब की खोज की थी। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। जो जीव विज्ञान है उसको दो शाखाओं में बांटते हैं, जियोलॉजी एंड बॉटनी। तो जियोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम, तो जियोलॉजी में हमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जो जीव जंतु होते हैं उसके बारे में हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि जंतुओं के अध्ययन में हम लोग भी आ जाते हैं, मानव, पशु, ये पक्षी, ये सब क्या है, जीव जियोलॉजी में के अंतर्गत आते हैं। तो जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। और जियोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु का। हमने पीछे अभी जस्ट बोला कि जो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहा था, और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। अब एक दो शाखाओं में बांटा गया है, किसको, जियोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया है, एक जियोलॉजी अदर दूसरा बॉटनी। तो बॉटनी में किसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। मतलब जीव विज्ञान को, सॉरी, बायोलॉजी को हम दो पार्ट में बांटते हैं, जियोलॉजी और बॉटनी। जियोलॉजी में जीव विज्ञान मतलब जीवों का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी में पेड़ पौधे के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो जो बॉटनी हुआ, इसमें हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, ये देख लीजिए। अब बॉटनी के जो जनक है सो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, क्योंकि जो बॉटनी है थियोफ्रेस्टस इनकी खोज की थी। अब नेक्स्ट हमारा है सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका क्या है, इनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको किसने खोजा था। पहले मृत सेल का खोज हुआ था, मतलब मृत कोशिका की, और उसकी खोज किसने की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये सारा हम अभी जस्ट देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के देखते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जो कोशिका होता है, सेल होता है, उसके जो अध्ययन होते हैं हम उन्हें साइटोलॉजी कहते हैं। आपने देखा हुआ हर एग्जाम्स में, बहुत से एग्जाम्स में देखा हुआ ये क्वेश्चन को। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप VVI मान सकते हैं। इसमें तो सारे क्वेश्चन VVI है, फिर भी आप मान के रखिएगा। सेकेंड लाइन हमारा है, कोशिका प्रत्येक जीवधारू की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका जो होती है, सेल होती है हमारे शरीर में, वो क्या होती है, एक इकाई होती है हमारी बॉडी की। जैसे कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, मतलब कि कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो हमारे हर मनुष्य में सेल पाए जाते हैं, और हमारे मानव के शरीर में बहुत से सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो हम सबका जो शरीर है जीवधारी का क्या है, कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक जो इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका था, डेथ सेल था। तो क्या है किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, और इन्हें क्या कहा जाता है फिर, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये जो रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। भले वो मृत कोशिका था, लेकिन खोज सबसे पहले इन्होंने ही किया था, इसलिए इन्हें जो है रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। जो मृत कोशिका है इसे नेफ्रोसिस कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने भी कोशिका के संबंधित कुछ खोज किया था, तो उन्होंने अपनी जो बुक है माइक्रोग्राफिया, उसमें अपनी चर्चा उन्होंने किया है। नेक्स्ट है, अब देखिए, मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ये आपके माइंड में जरूर आएगा। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने
सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1674 में, मतलब 1674 में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फिर आगे स्लाइडन एवं स्वान। तो स्लाइडन एवं स्वान ने क्या किया? कोशिका का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ सेल। तो थ्योरी ऑफ सेल किसने दिया? तो स्लाइडन एवं स्वान ने, ये याद रखिएगा। और जो स्वान है वो जंतु विज्ञान से संबंधित है, और स्लाइडन जो है ये पादप विज्ञान से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखिए, मतलब कि ये जियोलॉजी से है संबंधित और ये बॉटनी से है। तो आइए देखते आगे दिया होगा। आई थिंक स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो स्लाइडन स्वान बोलते हैं कि जो शरीर हमारा है वो पूरा क्या कोशिकाओं से बना हुआ है। अतः कोशिका शरीर की एक छोटी इकाई है। मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया है कि कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है हमारा अंग। तो सबसे छोटी इकाई कौन सा हो जाएगा? तो कोशिका। तो कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से हमारा पूरा बॉडी बनता है, शरीर। तो ये आप याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा। जो हमारे बॉडी में सबसे छोटी कोशिका है उनका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, मतलब कि हमारे में नहीं, सबसे छोटी कोशिका जो सेल होती है वो माइक्रोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। ये भी आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट हमारा जो एग होता है ये भी क्या है? कोशिका, सेल है। तो इसलिए शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका भी होती है। जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। लंबी में बोल तो ब्रेन की या तंत्रिका तंत्र की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो हमारे शरीर में। ये तो सब ओवरऑल था, अब हमारे शरीर में पूछ रहा। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जिन्हें हम अंडाणु हिंदी में बोलते हैं। और सबसे छोटी तो स्पर्म, जिसे हिंदी में हम शुक्राणु बोलते हैं। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडाणु, और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो स्पर्म, शुक्राणु। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जो ब्रेन कोशिका होती है, ब्रेन सेल होती है, इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। अगर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हो जाए तो ये ठीक नहीं हो सकता जल्दी। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिससे क्या होता है जो सेल है वो ठीक नहीं कर सकता है। और अगर सर में आपको कस की चोट लगता है तो जल्दी मौत हो जाती है, जल्दी ठीक नहीं हो पाता ये। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर, जिसे हिंदी में यकृत में होता है। तो जो सबसे मतलब जैसे अगर आपको लीवर में चोट लग जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, कवर कर लेगा, क्योंकि कोशिका विभाजन इसमें सबसे ज़्यादा होता है, मतलब तेज़ी से होता है। सबसे तेज़ी से जो कोशिका विभाजन होता है लीवर में होता है, जिसे हम हिंदी में यकृत या जिगर भी कह सकते हैं। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है, यह अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है वहाँ पे। नेक्स्ट है जीव द्रव। जीव द्रव क्या होता है? तो जीव द्रव जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसकी खोज पुरकंजे ने की थी। ये एक सेल है और सेल के अंदर हमारा जीव द्रव होता है। ये ऐसे से ये सब क्या जीव द्रव होता है। और तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है पुरकिंजे ने की थी जीव द्रव की। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। तो कोशिका के अंदर ये सब पाए जाते हैं, जीव द्रव पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब एंडिकुलर प्लेटो, ये सब मतलब कि इसमें पाया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ने को आपको मिलेगा। तो जीव द्रव क्या है? ये कोशिका के अंग है, मतलब कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो आइए कोशिका के अंग हम देखते हैं। तो जीव द्रव जिसे हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। देखिए जीव द्रव की खोज तो पुरकिंजे ने की थी, लेकिन जो हैक्सले है उन्होंने क्या कहा? जीवन का आधार है, भौतिक आधार है क्या? जीव द्रव। और सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है सभी क्या होते हैं? इसमें जीव द्रव के अंदर ही होती है। और इसका 80% भाग क्या है? जल का बना हुआ होता है। यह दो प्रकार का होता है। जो जीव द्रव है ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रिका द्रव। ये देखिए ये कोशिका है, इसके अंदर
केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है। तो यहाँ इसमें भी पाया जाता है क्या, कोशिका द्रव, और यहाँ पे ये कोशिका द्रव पाया जाता है, और यहाँ पे केंद्रिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। जो कोशिका द्रव है ये कोशिका को क्या करता है, सूखने से बचाता है। नेक्स्ट हमारा है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल, और जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल है, ये सिर्फ पाया जाता है किसमें, पादप में, मतलब पेड़ों में। तो ये किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति या सेलुलोज का बना होता है, और यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है जीवाणु एक पादप होता है। जो बैक्टीरिया होती है ये क्या, एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पपिंडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो जीवाणु में भी क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इसमें क्या ये जो बना होता है ये, जैसे ये सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति पेड़ों में, तो पेपिंडोग्लाइकेन की बनी होती है किसमें, बैक्टीरिया भी होती है। नेक्स्ट है कवक। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है। अब हम जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जो कोशिका के अंदर सभी अवयव जो होते हैं वो इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, और यह अर्धपरागमय होता है, जैसे कि ये सेल है। तो यहाँ पे पाया जाता है कोशिका झिल्ली, और ये अर्धपरागमय है, इससे थोड़ा बहुत सामान जा सकता है, आ सकता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी, ये सब इसके अंदर पाया जाता है। तो यह कोशिका के अंदर पाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है, और यह अर्धपरागमय होता है। कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है, मतलब कुछ वस्तु को अंदर ये जाने देता है। और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये बाहरी झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है। ये डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, एटीपी सिथेंज है, और ये मैट्रिक्स है। ये परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश है। ये क्रिस्टी होती है, मतलब कि ये छोटे जो है ये क्रिस्टी होती है। एक राइबोसोम है, और ये कण है। तो राइबोसोम में रफ एक होता है, एक स्मूथ होता है। तो आगे पढ़ने को हमें मिलेगा। आप पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि सूत्रकणिका इन्हें कह सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, अल्टमैन ने। यह ऑक्सी श्वसन होता है, यह क्रेब्स चक्र चलता है। इसमें क्या है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। तो ये चक्र जो चलता है क्रेब्स चक्र, इसके अंदर जो एटीपी है वो बनते हैं ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के रूप में बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं एटीपी के रूप में, और हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें जो खाना खाते हैं वो क्या डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं देती है, तो क्या होती है, ग्लूकोज बनते हैं और हमें एनर्जी प्रदान करती है। तो ये क्या है, इसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान होती है। इसी के कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, तो पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि इसमें 38 एटीपी होते हैं, और इससे क्या होता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो दीवारें हैं उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। अतः द्रव्य जालिका, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये भी मतलब कि सेल के अंदर ही पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता प्रदान करती है, और इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। जो कोशिका के अंदर कंकाल इसे कहते हैं आंतरिक कंकाल। यह क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, ये हमारा फिगर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये क्या है, इसमें न्यूक्लियर पोर है, ये स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ भी हुआ, ये रफ है। ये छोटे ये है ना क्रिस्टी, ये रफ है, और ये राइबोसोम है। तो आइए देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो चिकनी, स्मूथ मतलब चिकनी। या कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो चिकनी अतः प्रादाप्तीय जालिका जो होती है, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, या किसकी बनी होती है, तो मतलब किसकी निर्माण करती है, तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है स्मूथ वाला। और रफ वाला क्या करती है, इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन का निर्माण करती है, और जो स्मूथ होता है वो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया है। अब नेक्स्ट हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, सबसे छोटा अंग है कोशिका के अंदर कौन, राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अभी हमने पीछे देखा, तथा इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को। यह 2 प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम, एक 80 मतलब 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम क्या है, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हमारा राइबोसोम है। 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, यह भारी होता है और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हम लोग में क्या है, यूकैरियोटिक हम लोग हैं, जिसका डेवलप थोड़ा हो जाए। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, डेवलप जो नहीं हो पाता ज़्यादा, उसे हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं। और यूकैरियोटिक में हम जो डेवलप हो गया बॉडी वगैरह, हम जो सांस लेना, ग्लूकोज, सेल पूरा अच्छे से बन जाना, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक में आते हैं। एस का मतलब क्या है, 80S और 70S तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एस का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब गोल्जी बॉडी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए तो गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। तो गाल्जी इसी का नाम है। तो गोल्जी का इसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी। तो इसकी जो खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। ये क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। तो आइए सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। सेंट्रोसोम को हम तारकाकाई भी कहते हैं, मतलब कि ये तारकाकाई इंग्लिश हिंदी में है और सेंट्रोसोम इंग्लिश में। यह कोशिका विभाजन करता है, मतलब सेल डिवीजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। मैंने आपको पीछे भी पढ़ा हमने कि जो मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए सर पे चोट लगने से क्या होता है, इंसान की जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, क्योंकि मस्तिष्क में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। इस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, मतलब जीव में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है पादप कोशिकाओं में, देखते हैं पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। और सेंट्रोसोम की खोज किसने की, तो बोबरी ने की थी। तो ये हमारा सेंट्रोसोम है, जो कि छड़ की तरह है। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कैसा दिखाई देता, तो छड़नुमा। अब आइए देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम हमारा, ये सब किसमें पाया जा रहा है, ये सब सेल के अंदर है, सेल के अंदर, ये याद रखिएगा। तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। जो लाइसोसोम है ये कोशिका के अंदर क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटय एंजाइम पाया जाता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटय। कोशिका का अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देती है। तो जो लाइसोसोम है, अगर कोई अंग कोशिका सेल काम नहीं करते तो ये करते उसे नष्ट कर देती है। जैसे खराब सेल को क्या करते हैं, नष्ट कर देती है। और अगर पूरी सेल खराब तो वहाँ पे करती है, फूट जाती है। तो इसे आत्महत्या की थैली कर जाती है, क्योंकि ये थोड़ा छिड़क देती है। एंजाइम पाया जाता है इसमें जल की, तो एंजाइम जो है थोड़ा सा छिटक देती है। तो जो खराब कोशिका है, जो काम नहीं करती, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन ज़्यादा कोशिका वहाँ पे नहीं काम करे तो ये करते खुद ही फट जाता है, इसकी थैली फट जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो उस अंग को नष्ट कर देता है। अब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है, जब कोई पूरी कोशिका नहीं कार्य करती है तो यह क्या करता है, तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली, एटम बम कहते हैं। अब फिर क्या है, ऐसी खोज किसने की, तो डी डुबे ने किया था। अब नेक्स्ट हमारा आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी जो है इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में भी ये फट जाएगा तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अतः आरबीसी मरने के बाद
स्प्लीन जो प्लिया तिल्ला में पाया जाता है, और जिस कारण इसे स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। जैसे प्लीहा है तो आरबीसी का जो कब्र किसे कहते हैं, तो प्लीहा को, या जिसे तिल्ली भी बोलते हैं। ये हमारा लाइसोसोम है, इसका ये मेम्ब्रेन है, ये सब आप देख लीजिएगा, मिक्सचर है। नेक्स्ट हमारा केंद्रक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सेल है, सेल के अंदर केंद्रिका केंद्रक पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और केंद्रिका के अंदर ही पाया जाता है हमारा डीएनए, तो इस ये सब पढ़ते हैं अभी। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो ये क्या करता है, सेल को क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्योंकि ये सेंटर में होता है, केंद्रक है, तो ये कोशिका को क्या नियंत्रण कर लेता है, और इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, इसमें तो केंद्रक में। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोस है, मैंने कहा ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मतलब केंद्रक, और केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है, तो ये न्यूक्लियोस है, ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है वैक्यूल्स, जिसे हम रसधानी कहते हैं। वैक्यूल्स यह जल को संचित करके रखता है। जो वैक्यूल्स होता है वो क्या है, जल को स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में सबसे छोटा होता है, जो जंतु होते हैं उसमें सबसे छोटा होता है वैक्यूल्स, किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब पादप है उसे पानी की बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो क्या करता है, जो वैक्यूल्स है वो स्टोर करके पानी को रखता है। नेक्स्ट हमारा है लवक, जिसे हम इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, और ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। तो यह पादप का सबसे बड़ा कोशिका अंग है, सबसे बड़ा कोशिका का अंग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, और यह भी क्या होता है, 3 प्रकार के जो लवक होते हैं, ये क्या 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं वो 3 प्रकार। पहला है क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, और ये है क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्या, ये हरा कलर देती है, और ये कोई कलर नहीं देती है, और ये येलो ग्रीन, ये सब येलो, कोई फूल देखते हैं आप लाल होती है, कोई पीला होता है, तो ये सब क्लोरोप्लास्ट के वजह से रहते हैं। और ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, और क्लोरोप्लास्ट हरा कलर का होता है। जैसे कि हरी जो चीज़ें होती है, पेड़ पौधे हमारे, ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह भोजन का निर्माण करता है, ये भोजन का निर्माण करता है कौन, हरित लवक। और यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। जो पत्ती और तना होता है उसी से क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है, और यह क्या पाया जाता है, पत्ती एवं तना में। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णित लवक कहते हैं। तो यह भोजन का संग्रह करता है, मतलब भोजन को इकट्ठा करता है, और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्णित लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर लाल रंग का, मिर्च हरा रंग का, लाइकोपेज गाजर रेड कलर का, कैरोटीन जिसे बोलते हैं, चुकंदर बीटानोन फलों का पीला रंग, जेंथोफिल, ये सब क्या कलर, मतलब कि क्रोमोप्लास्ट क्या कलर प्रदान करता है, ये याद रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रदान करता है, और ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं है, क्योंकि जड़ वगैरह में कोई कलर नहीं होता। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये ग्रीन कलर देता है, तना और पत्ती में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल, अब किसमें क्या पाया जाता है, दोनों, जैसे एनिमल सेल में क्या कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, और प्लांट सेल में कौन कौन से अंग पाया जाता है, ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है स्मॉल और ये लार्ज है। तो आइए देखते हैं, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, और ये दोनों पाया जाता है, ये जो है ये दोनों पाया जाएगा। तो स्मॉल क्या, गोल, वैक्यूल्स छोटा होता है एनिमल में, इसमें सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम पाया जाता है। अब पादप में क्या है, ये चौकोर होता है, मतलब ये एनिमल सेल क्या होता है, गोल होता है, और ये चौकोर होता है। वैक्यूल्स इसका छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम से पाया जाता है, और इसमें सेल वॉल प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया राइसोसोम गोल्जी बॉडी केंद्रक सभी पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक यूकोरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होती है वो अविकसित होती है, और यूकोरियोटिक जो होती है वो विकसित होती है। तो जो यूकोरियोटिक है ये पादप में और जंतु में पाया जाता है, जिसमें कि सेल का जो अंग है पूरा बना होता है। ये क्या है, अविकसित है, तो इसमें कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होते हैं।
तो ये देखते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये देखिए, और ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें सब विकसित है। अब नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें कोशिका के साथ ही सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था। इसमें जो कोशिका, इसके सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, और इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, माने स्टार्टिंग कोशिका, स्टार्टिंग सेल कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम जो कि 70S माने 80S किसमें, विकसित वाले में 70S राइबोसोम पाया जाता है, तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। और राइबोसोम 70S पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट हमारा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो है ये पूरी तरह विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और इसमें सिर्फ राइबोसोम और कोशिका झिल्ली, और कुछ में केंद्रिका भी पाए जाते हैं, केंद्रक, और कुछ में नहीं भी पाए जाते हैं। इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, मैंने पीछे भी आपको बताया, जो पादप कोशिका होता है उसका आकार चौकोर होता है, जंतु आकार का, सेल का गोल होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड है, जो कि लवक, हमारे पीछे पड़ा लवक। इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है, ये हमने पीछे देखा, जिसे राजधानी बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल से क्या होता है, हरा रंग प्रदान होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है, मैंने पीछे भी पढ़ा आपने, जंतु कोशिकाएं गोल होती है और पादप को चौकोर होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या है, केंद्रक। जो जंतु कोशिका है, इसके सबसे बड़ा अंग है केंद्रक। इसमें देखा छोटी और बड़ी के बारे में बताया गया है, फिगर है ये। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है। तो जो बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका होते हैं, इसमें क्या पाया नहीं जाता, तो क्लोरोफिल। इस फिगर में आप देख सकते हैं, सब पाया जाता है, और क्या नहीं पाया जाता तो वो बताना है। अब है गुणसूत्र, जैसे क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र सूत्र के अंदर ही DNA हमारा पाया जाता है। तो गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम कहते हैं इंग्लिश में, मानव में यह 23 जोड़ा होता है, और 46 जोड़ा पूरा, 23 जोड़ा इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम है, इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमेर कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है ये, तो इसके जो ये जो होते हैं इसके, तो इसको जो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं हम, सेटेलाइट, और बीच वाले को सेंट्रोमर, मतलब मध्य भाग को, और इसके निचले भाग को टेलोमेर कहते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया, सेटेलाइट, ये क्या हो गया, सेंट्रोमर, नीचे वाला को टेलोमर। ये देखिए हमारा कोशिका, ऐसे वाला सॉरी, ये काट के दिखाया गया, मैंने से बताया काट के। ये देखिए सेंट्रोसोम है, ये ऊपरी वाले को सेंट्रोसोम ऊपर वाला कहते हैं, और ये है सिस्टोक्रोम। नेक्स्ट है क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो ये देखिए, ये सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा DNA। क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, और DNA के अंदर क्या होता है, जीन। DNA के अंदर जीन पाया जाता है। जीन हर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो जैसे कि किसी के पापा हाइट में लंबे हो, मम्मी पापा, तो बच्चे भी हाइट में लंबे हो जाते हैं। देखते हैं आप, कोई भी गुण मतलब माँ बाप से मैच करता, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो DNA के जो अंदर जीन होता है उसके अंदर पाया जाता है। मतलब वो जीन वो क्या चल जाता है, अपने माँ बाप से बच्चों में वो गुण आ जाते हैं। तो जीन पर माता पिता गुण पाए जाते हैं, अतः जीन
जीन ही आनुवंशिकता की आधार है, माने कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाती है वो जीन की वजह से जाती है। जीन क्या है? न्यूक्लियोइड का बना होता है। जो जीन होता है वो न्यूक्लियोइड का बना होता है। और जीन की खोज किसने की थी? तो जोहानसेन ने किया था। इसमें लिखा हुआ जोहान्सबर्ग, इससे मैंने पढ़ा था। अब देखिए, मेल में भी 46 क्रोमोसोम होती है और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होती है। तो अब देखिए, जैसे कोई भी बच्चा लड़का हो या लड़की हो तो किस पर निर्भर करता है, ये हमें आज देखना। तो मेल में भी 46 क्रोमोसोम है और फीमेल में भी 46 है। तो जो मेल में है क्या, 44 तो क्रोमोसोम एक्स होते हैं, प्लस जो 2 होते हैं 46 में, तो एक एक्स और एक वाई होते हैं। और फीमेल में क्या है, 44 भी एक्स है और बाकी से सभी 2 भी क्या है, एक्स है। तो लड़कियां तो लड़का जैसे जन्म लेता है वो एक्स वाई हो तो ये लड़का होता है, और एक्स हो तो लड़की का जन्म होता है। तो ये देखिए, लड़कियों में तो एक्स है ही, तो लड़की तो एक्स ही दे सकती है, लड़का हो चाहे लड़की। अब जो पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। तो अगर एक लड़का हो कि लड़की, किस पे निर्भर करता है? तो ये लड़का पे। तो अगर ये लड़का का क्रोमोसोम में से वाई जाएगा तो उसको बच्चा लड़का होगा, और यही वाई अगर ये एक्स जाएगा लड़का का तो लड़की पैदा होगी। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो उसमें वही समझाया गया, 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई, और फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स। तो बार बेबी में क्या है, मेल और फीमेल। तो बता रहा है 12 में 9 ऑफ x - 1, मतलब कि मेल में x - 1 0 और फीमेल में 2 - 1 1। अब देखिए, कुछ जीवों के क्रोमोसोम, तो किस किस जीव में कितने कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारे में तो 23 जोड़े पाए जाते हैं और 46 टोटल। अब देखिए, जीवाणु में जो बैक्टीरिया होता है उसमें 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, मात्र 1। मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 18 या 36, और छोटा नींबू है तो 18, बड़ा है तो 36, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, बिल्ली में 38, चूहा में 40, खरगोश में 44 और मानव में 46, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80 मतलब 80, और टेरियोटोफाइट्स में 1600। सबसे ज़्यादा अगर क्रोमोसोम पाया जाता है किसमें, तो टेरियोट्राफाइट्स में, और सबसे कम किसमें, तो बैक्टीरिया में। अब केंद्रक अम्ल, तो जो केंद्रक होता है इसके आसपास भी अम्ल पाया जाता है अंदर में। तो केंद्रक अम्ल ये क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं। जो केंद्रक अम्ल है ये क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले ये याद कर लीजिए, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए एसिड या बेस, तो ये आप फुल फॉर्म से भी पता लगा सकते हैं, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, एसिड, अम्ल। और आरएनए भी क्या है, ये भी एसिड। तो ये क्या है, डीएनए यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो डीएनए किस किस में चीज में पाया जाता है, तो कि कोशिका सेल के भी अंदर केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किसमें, तो ये पादप में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो मानव में और पादप दोनों में। इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोइड कहते हैं। जो इसकी जो श्रृंखला होती है इसको पॉलीन्यूक्लियोइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोइड को बहुलक होता है। जो डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लियोइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। जो डीएनए है उसमें फास्फोरस पाया जाता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोइड, अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोइड, इसमें न्यूक्लियोइड है, फास्फोरस फास्फेट है, और न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, राइबोस है, डायऑक्सीराइबोस है, और ये शुगर में है। और नाइट्रोजन बेस में तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, और इसमें जो शुगर इसमें राइबोस है और राइबोस, और नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, और प्यूरिन में भी एडेनिन और ग्वालिन है, और पिरिमिडीन में क्या है, साइटोकाइनिन और थायमिन।
ये हमारा डीएनए। डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया था। डीएनए को प्रयोगशाला में अरविंद खुराना ने देखा था, मतलब कि अरविंद खुराना ने क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले लैब में देखा था। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीएनए की जो मॉडल है ये किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने, जिस कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज मिला। 1962 में। एडेनिन तथा थायमिन। एडेनिन थायमिन क्या है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ग्वानिन क्या है, साइटोसाइन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसका जो ट्रिक है ATGC। तो AT क्या है, AT डबल बाउंड और GC में ट्रिपल बाउंड। अनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए को कहते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम डीएनए का जो भाग होता है उसे जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थायमिन होता है। जो नाइट्रोजन बेस क्या होता है, थायमिन। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। जो भारत में जो डीएनए है वो फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। और इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियों सुलझाने के लिए किया जाता है, जो हमारा फिंगरप्रिंट होता है। इस टेक्निक से व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून एवं कोशिका स्रोतों के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जा सकती है। अगर हमें डीएनए चेक करवाना है तो उसका ब्लड से भी हो सकता है, बाल से भी हो सकता है, लार से भी हो सकता है, नाखून से भी हो सकता है डीएनए चेक, और कोशिका के स्रोत के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होती है। किंतु थायमिन के स्थान पर इसमें जो डीएनए में क्या थायमिन था, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन था। लेकिन जो आरएनए में क्या थायमिन के स्थान पर यूरेसिल है। यह 3 प्रकार का होता है आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA और RNA। और ये हमारा आरएनए का है। आरएनए क्या फुल विकसित नहीं होता, जैसे ये है डीएनए, इसका आधा आरएनए। mRNA को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यह अमीनो एसिड या आवश्यक की पहचान करता है तथा इन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट में एक mRNA का निर्माण होता है। और tRNA को हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह अमीनो एसिड की परिवहन राइबोसोम तक करता है। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। जो अमीनो एसिड क्या है, ये आवश्यक की पहचान करता है। और ट्रांसफर आरएनए क्या है, अमीनो एसिड का परिवहन करता है। ट्रांसफर माने पहचान करना, ये परिवहन करना। और RNA क्या है, राइबोसोम आरएनए, यह प्रोटीन निर्माण करता है। 10+10 मतलब 20 अमीनो एसिड से क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो एक प्रोटीन बनने के लिए 20 अमीनो एसिड चाहिए। और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डीएनए से आरएनए जो बनना है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अगर आरएनए से प्रोटीन बनना तो उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला होती है। जो प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था उसे ट्रांसला कहलाती है। और डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाता है। तो ये आप एकदम याद कर लीजिएगा, ये सब जरूर पूछता है। अरे देख लेते हैं इसको एक बार हम। ये डीएनए हमारा है, तो अगर डीएनए से डीएनए बनता तो क्या, रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए में बनाना है तो डीएनए से अगर आरएनए बनता तो ये ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। और आरएनए से वापस डीएनए बनाना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। एक कोशिका को टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, मदर सेल। और जो नई बनती है उसे हम डॉटर सेल कहते हैं।
जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसियम करता है। जो जंतु होते हैं उसमें जो कोशिका विभाजन होता है उसे हम कौन करता था, सेंट्रोसियम। अब पादप में कौन करता था, सेल प्लांट। कोशिका विभाजन में 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री में क्या है, कोशिका विभाजन, बताइए देखते हैं। इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। असूत्री में क्या, 2 भागों में टूटती है। या विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। तो जो असूत्री होती है विभाजन ये इसमें होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक में होता है। यह सबसे आसान विभाजन होता है। और प्रोकैरियोटिक इसमें होता है, जीवाणु और विषाणु पाया जाता है सूक्ष्म जीवों में। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और इसके आगे चलकर यह बीज में धंस जाती है और यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे अमीनो है, ये अमीनो का ये अमीबा का, सॉरी। अब समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यह विभाजन कायिक कोशिका 99% होता है। समसूत्री में क्या सेम विभाजन होता है, कितना होता है। जनन कोशिका जो ओवम और स्पर्म है, जनन कोशिका ओवम स्पर्म 1% को छोड़कर पूरा शारीरिक कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। और इसके ही 5 अवस्थाएं होती है समसूत्री के। इंटरफेस या सबसे बड़ी अवस्था, इसमें डीएनए निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है, क्रोमोसोम। प्रोफेस, इसमें स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्र का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा हमारा है मेटाफेस। इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, मेटाफेस। फिर एनाफेस, यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम जो है कोशिका के अंग आगे ध्रुव की ओर चले जाते हैं। और टेलोफेस में क्या होता है, यह सबसे अंतिम अवस्था होती है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर जो तुर्क धागा है गायब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कोशिका में होने वाले नियंत्रण टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। अब देखिए, छिपकली या चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। जो छिपकली का अगर पूंछ मतलब कट जाता है या फिर चूहा की, तो क्या आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो वापस आ जाता है। तो किसके कारण आती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही आती है, सेल डिवीजन के द्वारा। कोशिका में होने वाले नियंत्रण टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, नेक्स्ट हमारा है अर्धसूत्री। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, जैसे स्पर्म और ओवम में। इसमें क्रोमोसोम संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसका प्रोफेस अवस्था की घटना होती है और इसका प्रोफेस अवस्था सबसे बड़ा होता है। ये शरीर है, मेल और फीमेल निर्धारण करना है। और ये जो 44 ऑटोसोम है, जब 22 जाता है प्लस 22 और 44, और एक जो ये तो 44 विभाजन होता है और एक जो है वो मेल या फीमेल से आता है। एक्स आया तो मेल फीमेल से और एक्स मेल से 1, तो ये 2 हो गया, तो ये बन गया एक्स आया तो लड़की पैदा हुई, और लड़की फीमेल ने एक्स दिया और मेल ने वाई दिया, तो क्या हो गया, लड़का। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। सिंड्रोम, क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, यानी कि 46 से एक कम हो जाती है, तो टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर जो है अविकसित होता है और बाँझपन देखा जाता है टर्नर सिंड्रोम में। नेक्स्ट हमारा है क्लीनल फिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, एक बढ़ जाती है। अगर 46 है, 46 से एक बढ़ गया तो क्या होगा, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। और इसमें ये किस में हो जाता है, तो ये केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। और इसमें केवल जैसे पुरुष क्या है, नपुंसक हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में महिला बाँझपन हो जाती है, एक घट जाता है, और जब ज़्यादा होता है तो इसमें पुरुष को प्रभावित होता है और इसमें नपुंसक हो जाता है पुरुष। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, मतलब एक बढ़ जाता है, और यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर वेडोल हो जाता है, जीव तथा होठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुद्धि हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को
मंगोलाइड कहते हैं। पटाओ सिंड्रोम ये 46 होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, सॉरी, या मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मतबुंदी का और उसके ऊपर का होठ जो है कटा होता है। नोट में कर लीजिए कि वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती है, जो विषाणु होते हैं। अभी देखिए ये स्मरणीय तथ्य है। तो स्मरणीय तथ्य हम देखेंगे कल, जो कि वन लाइनर टाइप का बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका पार्ट आपको कब चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए या नहीं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।